आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे अंश की घोषणा। प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न और किफायती किराए के आवास पर मुख्य ध्यान। कृषि और संबंध क्षेत्र को रियायती ऋण और रेहड़ी पटरी वालों को विशेष ऋण की सुविधा। 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड का लक्ष्य होगा हासिल। प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील उपाय बताते हुए घोषणाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से की बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक नवाचार पर, वैश्विक तालमेल और शोध और अनुसंधान पर की चर्चा। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से फोन पर कोरोना वायरस स्थिति पर की चर्चा। G20 में भारत ने दिया आवश्यक दवाओं, उपचारों और टीकों की सस्ती दरों में उपलब्धता पर जोर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस संकट के दौर में भारत ने अपना वसुधैव कुटुंबकम का दायित्व निभाते हुए विश्व के लगभग 120 देशों को दवा मुहैया कराकर निभाई अपनी भूमिका। IRCTC ने जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के मूल स्थान का पता लेना किया शुरू। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से शुरू होने वाले वेटिंग टिकट के लिए निर्धारित की सीटें। आज से वेटिंग टिकट की बुकिंग की सुविधा होगी शुरू। एक मई से अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 10 लाख कामगारों को पहुंचाया गया उनके घर। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत जारी। 16 से 22 मई तक होगा मिशन का दूसरा चरण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को स्कूल में ऑनलाइन ऑफलाइन अभिनव परीक्षणों में फिर से शामिल करने की दी अनुमति। छात्रों की परीक्षाओं की स्थिति, विषयों और प्रयासों की संख्या के किसी भी स्टेटस के बावजूद छात्रों को दिया जा रहा है अवसर। भारत में कोरोना के 49,219 सक्रिय मामले, जबकि 26,234 संक्रमण मुक्त होकर लौटे घर। 2,549 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 44,38,000 लोग कोरोना से संक्रमित, 3 लाख से अधिक लोगों की मौत। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार मजबूती के साथ लोगों के हित में फैसले ले रही है। सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को राहत देते हुए मजदूरों और श्रमिकों के हितों का भी ख्याल रखा। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने राहत उपायों की घोषणा की। इसके तहत करोड़ों प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना की दाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में जल्दी ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। For those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state-level cards, for them, they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. About 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, 83% of all the PDS population that we are talking about.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब सरकार की प्राथमिकता है। संकट आने पर सरकार ने सबसे पहले गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाए। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती ऋण प्रोत्साहन देने का भी फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग का भी प्रावधान किया। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। सरकार अगले 12 महीनों की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान करने पर 2% का ब्याज भी प्रदान करेगी। सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मुहैया कराने पर भी काम शुरू करेगी। जो मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके ब्याज में 2% की राहत, छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए। जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहाँ पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए। इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैंपा फंड का प्रयोग करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में। सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है। इससे पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी लागू करना शामिल है, जो क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करेगा। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम पारिश्रमिक ढांचा तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री की घोषणाओं से किसानों और प्रवासी श्रमिकों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणा से खासकर हमारे किसानों और प्रवासी श्रमिकों को फायदा होगा। घोषणाओं में प्रगतिवादी उपायों की श्रेणी को शामिल किया गया है और इससे खाद्य सुरक्षा, किसानों को क्रेडिट, रेहड़ी पटरी वालों को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों को मदद मिलेगी। वहीं राज्य में लगभग 1700 पंजीकृत एमएसएमई हैं और लगभग 40,000 पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। नरेंद्र मोदी जी को हम थैंक्स देना चाहेंगे, क्योंकि इस कोरोना क्राइसिस या कोविड-19 के इस चुनौती घड़ी में उन्होंने कल परसों उन्होंने एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा पैकेज, हिस्टोरिकल पैकेज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। आने वाला दिनों में जो लोग बिजनेस में जो लोग जाना चाहते हैं उन सब के लिए इस योजना के तहत बहुत लाभ मिलने वाला है। एमएसएमई को खास करके सेल्फ रिलायंस में तो अपना एमएसएमई को ही आपको बल देना होता है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है।
फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 3 लाख करोड़ उसमें MSME में और पंप इन करेंगे, तो उसमें कुल मिला के हमारा स्टेट में जो MSME सेक्टर में जो रजिस्टर्ड है, इट इज़ अराउंड 1713 रजिस्टर्ड MSME, और इसके अलावा अराउंड 40,000 बिजनेस ये एंटरप्राइजेस है। तो आने वाला दिनों में इन लोगों को काफ़ी मदद होगा इसका कारण से। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राज्यों में स्थित गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हैं। राज्य 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरण के लिए इसे उठा सकते हैं। मुफ्त अनाज उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पासवान ने प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना दाल मुफ्त दिए जाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हैं, उनके अलावे जो भारी संख्या में लोग जो है विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए जो है अलग से पूरे देश में लगभग जो है 10% एक्स्ट्रा 8 करोड़ लोगों को जो है 2 महीना तक जो है फ्री में राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन हुआ था उसके पहले ही हमने कहा था कि हम पूरे देश में जो है 1 नेशन 1 कार्ड जो है लागू करेंगे, और हमने उसमें कहा था कि 1 जून तक जो है 20 राज्यों में लागू हो जाएगा। कोई कहीं भी जाएगा, उनको क्या कहते हैं कि राशन कार्ड नया लेने की जरूरत नहीं है, उसी राशन कार्ड के ऊपर में जो है उनको जो है अनाज मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स ने कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों पर बिल गेट्स काफी प्रभावित दिखे। दोनों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिक नवाचार पर, वैश्विक तालमेल और शोध और अनुसंधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा इस लड़ाई में अपनाए गए दृष्टिकोण की बात की, जिसमें जन संदेश की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जन केंद्रित तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने से इस लड़ाई को जीतने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्से के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दोनों देशों में उठाए गए कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने संक्रमण में वृद्धि के बिना लॉकडाउन प्रतिबंधों को उठाने में डेनमार्क की सफलता की सराहना की। दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी कि भारतीय और डैनिश विशेषज्ञ एक दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए संपर्क में रहेंगे। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क संबंधों को और मजबूत करने की अपनी साझा इच्छा को दोहराया और उन तरीकों पर चर्चा की जिसमें दोनों देश कोविड के बाद की दुनिया में एक साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने 12 मई को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जॉइंट कमीशन की बैठक के सफल आयोजन का स्वागत किया। स्वास्थ्य अनुसंधान, स्वच्छ और हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, लचीलापन जैसे क्षेत्र पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के लिए जबरदस्त गुंजाइश प्रदान करते हैं। भारत और डेनमार्क के बीच एक मजबूत ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए नेताओं ने खुद को प्रतिबद्ध किया। भारत ने G20 देशों को कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए आवश्यक दवाएं, उपचार और वैक्सीन किफायती दरों पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की दूसरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में शामिल होते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 संकट के दौरान पारदर्शी तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने और वैश्विक साझेदारी की बात को मजबूत तरीके से आगे रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संकट के दौर में भारत ने अपना वसुधैव कुटुंबकम का दायित्व निभाते हुए विश्व के लगभग 120 देशों को दवा मुहैया कराकर अपनी भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री ने G20 देशों से स्वास्थ्य कर्मियों और आवश्यक दवा सामग्री की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ भारत को भी दवा और आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में शामिल करने का आह्वान किया। We had the G20 trade ministers virtual meeting, the second such meeting that has been held, in which India presented a strong case for global partnerships and cooperation to support each other during the COVID-19 crisis in a transparent and fair manner.
India on its part has played the role of a responsible global citizen by providing medicines to over 120 countries across the world to help them fight the global pandemic COVID-19. कोरोना वायरस महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत अभियान जोरों पर है। इस अभियान के तहत विदेशों से एयर इंडिया के विमानों के जरिए देश के विभिन्न शहरों में लोग पहुंच रहे हैं। इसके तहत कल ढाका से एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली आने वाले विमान से 70 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। इसके साथ ही एक और विमान 169 भारतीय नागरिकों के साथ ढाका से चेन्नई के लिए रवाना हुआ। दुबई से भी एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय नागरिक सवार थे। हालांकि उनको अपने घर जाने के लिए अभी 14 दिन और लगेंगे, क्योंकि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन सभी ने सरकार के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की और सरकार को धन्यवाद किया। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोलालमपुर से 117 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान उतरा। वहीं एयर इंडिया की विशेष उड़ान दुबई से 149 यात्रियों को लेकर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इसके साथ ही देश में जल मार्ग से भी विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। समुद्र सेतु के ऑपरेशन के तहत आईएनएस जलाश्व माले पहुंच गया है। ये जहाज लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करते हुए वहां फंसे भारतीयों को लेकर भारत पहुंचेगा। पहले भी जलाश्व से मालदीव्स में फंसे 698 भारतीयों को 10 मई को वापस लाया गया था। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इस दौरान भी कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे कई भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र का वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे हुए सभी भारतीयों के लिए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पार्थ चैटर्जी के इस आरोप के जवाब में ये टिप्पणी की। दरअसल चैटर्जी ने विदेशों से भारतीयों की वतन वापसी के मामले में केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। श्रीवास्तव ने चैटर्जी के पोस्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है। भारत सरकार का वंदे भारत मिशन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है, जिनमें पश्चिम बंगाल के लोग भी हैं। उनमें से 3700 से अधिक लोगों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। हमें उड़ानों को कोलकाता भेजने में खुशी होगी अगर राज्य सरकार यात्रियों की अगवानी और क्वारंटाइन के लिए पुख्ता इंतजाम करेगी। पश्चिम बंगाल के निवासियों को पड़ोसी देशों से भू सीमा से स्वदेश वापसी की भी हम मदद करेंगे। हम इस मामले में राज्य सरकार से जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद करते हैं। लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 22 मई से इन स्पेशल ट्रेनों में मिलने वाली वेटिंग लिस्ट टिकट की बुकिंग आज से शुरू होगी। रेलवे ने वेटिंग टिकटों की संख्या भी तय कर दी है। टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से हो सकेगी। रेलवे के मुताबिक AC 3 टियर में 100 वेटिंग लिस्ट बुक होंगे, जबकि AC 2 टियर में 50 टिकटें वेटिंग लिस्ट कोटे में बुक होंगी। वहीं 200 वेटिंग टिकटें स्लीपर क्लास के लिए रखी गई हैं, जबकि AC 1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्टेशनों से ट्रेन यात्रियों को उनके गंतव्यों तक ले जाने के लिए उन स्थानों पर विशेष बसों का इंतजाम करने की अनुमति दी जहां सरकारी या निजी वाहन नहीं हैं। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि विभिन्न जोनों में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन पर लगी पाबंदियों को ध्यान में रखकर कुछ राज्य सरकारों ने ट्रेनों से पहुंच रहे यात्रियों को स्टेशनों से घर पहुंचाने के लिए विशेष बसों की अनुमति देने का अनुरोध किया था। गृह सचिव ने बताया कि गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत यात्रियों को रेलवे स्टेशनों से घर तक आने जाने की कंफर्ट टिकट के आधार पर इजाजत दी गई थी। केंद्र सरकार ने मंगलवार से दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों के 15 स्थानों के बीच ट्रेन सेवाएं बहाल की थीं। वैसे भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों ट्रेनें चला रही है। कक्षा 9 और 10 में फेल हुए छात्रों को बड़ी राहत देते हुए CBSE ने यह निर्णय लिया है कि इन छात्रों को एक बार और स्कूल आधारित टेस्ट में शामिल होने का अवसर दिया जाए।
कोविड-19 की वजह से पैदा हुई परिस्थिति के मद्देनजर केवल इसी साल के लिए ये निर्णय लिया गया है और भविष्य में छात्रों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। और अब बात भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या है 49,219, जबकि 26,234 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना वायरस से 2,549 लोगों की मौत हुई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 44,37,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,02,000 के पार हो गया है। इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 14,16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 85,533 लोगों की जान जा चुकी है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य न्यूयॉर्क में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,29,000 के पार हो गई है। स्पेन ने कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन को कम करना शुरू कर दिया है। वहीं जून के अंत में प्रतिबंधों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रांस के कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 351 और लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 27,000 के पार हो गई है, जबकि कोरोना से संक्रमण के मामले 1,78,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं फ्रांस की सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच मध्य मार्च से बंद किए गए रेस्टोरेंट, होटल और अन्य पर्यटक सुविधाओं को गति देने के लिए 18 अरब यूरो की योजना की घोषणा की। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यहां सबसे ज्यादा मौत हुई है। वहीं 2,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां गुरुवार को 262 लोगों की मौत हुई। सरकार ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 55 अरब यूरो के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटेन के नागरिकों ने कल लगातार 8वें सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हर गुरुवार को होने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विपक्ष के नेता केयर स्टारमर भी शामिल हुए। ब्रिटेन में लोग हर गुरुवार की शाम को ताली बजाने, थाली बर्तन पीटने और वाद्य यंत्र बजाते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हैं। 26 मार्च को पहली बार किए गए इस कार्यक्रम से लोग भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 10 मई को कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बहुत कम ढील देने की घोषणा की थी, जिससे कि कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर शुरू नहीं हो और अर्थव्यवस्था और लोगों की जान को और नुकसान नहीं पहुंचे। इसी बीच ब्रिटेन ने स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोशे द्वारा विकसित कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन में कल कोरोना वायरस से 428 और लोगों की मौत हो गई थी, जिससे अब तक कुल 33,614 लोगों की मौत वहां हो चुकी है। इसी बीच ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 1.7 अरब पाउंड के फंड की घोषणा की है। साथ ही लंदन में बस और सेवाओं को चालू रखने के लिए 1.6 अरब पाउंड के बेल आउट पैकेज की भी घोषणा की। ये कदम लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद पहले सप्ताह में हजारों लोगों के काम पर लौटने के मद्देनजर उठाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस माहौल में अस्पतालों में कोरोना योद्धा पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जहां संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है, वहीं कचरे के सुरक्षित निस्तारण का काम भी कोरोना योद्धा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे किया जा रहा है बायो वेस्ट का निस्तारण। अस्पतालों में बायो वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ख़ास तौर से आज के संक्रमण के इस माहौल में कोरोना मरीजों द्वारा इस्तेमाल कपड़े, मास्क, दस्ताने, दवाओं के पैकेट और सर्जिकल वस्तुओं का निस्तारण एक चुनौती है। हमारे कोरोना वॉरियर इनके निस्तारण का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक CM सिंह ने इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी।
इम्पॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट में एक ही है कि सेग्रीगेशन उसका होना चाहिए एट द साइट ऑफ जनरेशन जी। तो जो हमारी ये टीम है वो उसको इंश्योर कराती है कि प्रॉपरली जो कलर कोडेड डिफरेंट कलर के बॉक्स होते हैं उसमें उसके हिसाब से ही उसमें वेस्ट जाए जी। और उसके बाद वो लोग उसको प्री ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसके बाद से वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है सीबीटी के लिए। बायो वेस्ट मैनेजमेंट टीम के अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि इस कार्य में लगे सभी कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन हमारे एम्स में चूँकि इसका सेग्रीगेशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 है उसके जो इसमें जो गाइडलाइन है उसके आधार पर किया जा रहा है। इस बायो वेस्ट को पहले उनकी श्रेणी के अनुसार अलग किया जाता है, इसके लिए अलग से सेग्रीगेशन सेंटर है। यह कार्य भी कुशलतापूर्वक किया जाता है। हम लोग का जो बायोमेडिकल सेग्रीगेशन जो होता है 2016 के अनुसार जो हमारा गाइडलाइन है DMW का, जो हमारा जो डस्टबिन का कलर है, कलर कोडिंग है, रेड है, येलो है, ब्लू है, वाइट है, ठीक है। उसमें 3-4 जब वेस्ट हमारा फुल हो जाता है तो हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसका हम लोग बढ़िया से पैकिंग करते हैं, उस पर हमारा बारकोड भी लगा रहता है। इन बायो कचरे का सही निस्तारण ना किया जाए तो अच्छे भले लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए एम्स पटना अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए इनका सुरक्षित निस्तारण कर रहा है। दानापुर से आनंद प्रकाश ओझा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के 4:30 बजे खोल दिए गए। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी व अन्य पूजा स्थलों से जुड़े 28 लोग ही शामिल हुए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कपाट खुलते वक्त धाम में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। इससे पहले कल योग ध्यान बद्री मंदिर पानुकेश्वर से कुबेर जी, उद्धव जी, गरुड़ जी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के साथ बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। पूजा में शामिल लोगों ने भगवान बद्रीनाथ से कोरोना संकट से निजात दिलाने की कामना की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।